बीच मेरी माँ की सबसे बड़ी इच्छा मेरे बड़े भाई के विवाह की थी। आहा, जब मैं अनंत की पत्नी का मुख देखूंगी तब मुझे इस धरती पर ही स्वर्ग मिल जाएगा। इन शब्दों में माँ को अपने वंश को आगे चलाने की प्रबल भारतीय भावना व्यक्त करते मैं प्रायः सुनता था। अनंत की सगाई के समय मैं लगभग 11 वर्ष का था। माँ कोलकाता में अत्यंत उल्लास से विवाह की तैयारियों में जुटी हुई थी। केवल पिताजी और मैं ही उत्तरी भारत में स्थित बरेली में अपने घर में रह गए थे, जहाँ लाहौर में 2 वर्ष रहने के बाद पिताजी का स्थानांतरण हो गया था। इसके पूर्व मैं अपनी 2 बड़ी बहनों रमा और उमा के विवाहों का ठाठ बाट देख चुका था, किंतु घर में सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते अनंत के विवाह की तैयारियां तो और भी बड़े स्तर पर हो रही थी। माँ प्रतिदिन दूर दूर से कोलकाता पहुँचते सगे संबंधियों की आवाभगत करने में व्यस्त थी। माँ ने 50 एमहर्स्ट स्ट्रीट में लिए गए एक नए विशाल घर में उन सबके आराम पूर्वक ठहरने की व्यवस्था की थी। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। विवाह भोज के लिए नाना विविध व्यंजन, बारात के साथ अनंत को ले जाने के लिए पालकी, रंग बिरंगी बत्तियों की कतारें, गत्ते के विशालकाय हाथी और ऊंट, अंग्रेजी, स्कॉटिश और हिंदुस्तानी बैंड बाजे, पेशेवर गायक और नर्तक, विवाह विधि संपन्न कराने के लिए पंडित पुरोहित, सब कुछ तैयार था। मंगलोत्सव के उत्साह से भरे हुए पिताजी और मैं समय पर विवाह के लिए पहुंचने का विचार कर रहे थे, परंतु उस शुभ घड़ी से थोड़े ही पहले मैंने एक अमंगल सूचक दृश्य ध्यान में देखा। ये बरेली में अर्धरात्रि के समय था। मैं पिताजी के साथ अपने बंगले के बरामदे में सोया हुआ था। पलंग पर लगी मच्छरदानी की विचित्र फड़फड़ाहट की ध्वनि से मेरी नींद खुल गई। पतली मच्छरदानी के पर्दे खुल गए और मुझे अपनी प्रिय माँ दिखाई पड़ी। अपने पिताजी को जगाओ। माँ की आवाज़ केवल एक फुसफुसाहट की तरह लगी। आज ही भोर को 4 बजे यहाँ से चलने वाली पहली गाड़ी पकड़ो। यदि मुझे देखना चाहते हो तो जल्दी करो। इसके बाद वह छाया मूर्ति अदृश्य हो गई। पिताजी, पिताजी, माँ प्राण त्याग रही है। मेरे आर्त स्वर में व्याप्त भयकुलता से उनको तत्क्षण उनकी नींद खुल गई। सुबकते हुए मैंने उन्हें सारी घटना सुना दी। अपने स्वभाव के अनुसार इस स्थिति को अस्वीकार करते हुए उन्होंने मुझसे कहा, चिंता की कोई बात नहीं, ये तुम्हारे मन का भ्रम मात्र है। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक है। यदि कोई दुखद समाचार मिल ही गया तो हम लोग कल चल पड़ेंगे। यदि आप अभी तुरंत नहीं चले तो अपने आप को आप कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे। तीव्र व्यथा के कारण मेरे मुंह से ये शब्द भी निकल पड़े और ना ही मैं कभी आपको क्षमा करूंगा। विषादपूर्ण प्रातःकाल स्पष्ट संदेश लेकर आया। माँ गंभीर रूप से अस्वस्थ, विवाह स्थगित, तुरंत आइए। पिताजी और मैं हतबुद्धि होकर निकल पड़े। रास्ते में जहाँ गाड़ी बदलनी पड़ती थी वहाँ मेरे एक चाचा हम लोगों से मिले। आकार में बड़ी होती जाती रेलगाड़ी वज्र गर्जन के साथ हमारी ओर आ रही थी। आंतरिक शुभता के कारण अपने आप को गाड़ी के आगे झोंक देने का निश्चय अचानक मेरे मन में उठा। मुझे लगा कि माँ की छत्र छाया से वंचित हो जाने के बाद अब अचानक पूर्णतः उजड़ गए इस संसार को सहने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं माँ से इस संसार में सबसे प्रिय मित्र के रूप में प्यार करता था। उनके सांत्वनादायक काले नयन, बचपन की छोटी छोटी व्यथा वेदनाओं के समय मेरा एकमात्र आश्रय थे। क्या माँ अभी तक जीवित है? चाचा से एक अंतिम प्रश्न करने के लिए मैं रुक गया। चाचा को मेरे चेहरे पर छाई अधीरता को भांप लेने में तनिक भी देर नहीं लगी। निसंशय वे जीवित हैं, पर मुझे उन पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं हुआ। हम कोलकाता में पहुँचे तो हमें मृत्यु के अचेतन करने वाले रहस्य का सामना करना पड़ा। मैं मृत प्राय होकर गिर पड़ा। किसी प्रकार की सांत्वना को मेरे हृदय का स्पर्श भी कर पाने के लिए कई वर्ष लग गए। मेरी आर्त पुकारों ने साक्षात स्वर्ग के द्वारों को हिला दिया। आखिर जगत जननी को आना ही पड़ा।
उनके स्नेह स्निग्ध शब्दों ने मेरे रिश्ते घावों को भर दिया। वह मैं ही थी जिसने जन्म जन्मांतर में अनेक माताओं की स्नेह वत्सलता के माध्यम से तुम्हारी देखभाल की। खोए हुए जिन दो सुंदर काले नयनों को तुम ढूंढ रहे हो, उन्हें मेरी आंखों में देखो।